बड़े जनसेवक, आज की इस महफिल के चीफ गेस्ट आली जनाब अरशद सिद्दीकी साहब, अपने फैसलों से सबको चकित कर देने वाले न्यायविद, आज की इस महफिल की सदारत कर रहे आली जनाब बादाम सिंह साहब, मेरे गाइड एनके शेरवानी साहब, मेरे बहुत बड़े सपोर्टर आफ्ताब साहब, समाज को नई दिशा देने वाले लॉटर नाम साहब, और एक तरह से कहा जाए कि हमको वक्त वक्त पे आगाह करके सपोर्ट करने वाले, मेरी जो दिमाग की ताकत है उसको मजबूत करने वाले आली जनाब अमान अब्बास साहब, सहाफत की दुनिया में शायद उनके जरिए से ही मैं पहचाना जाता हूं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनका कि हमेशा उन्होंने मेरी आवाज को बहुत बुलंद करके अखबारों में छापा। सहाफत का शुक्रिया, अमान अब्बास साहब का शुक्रिया। और मेरी रिक्वेस्ट पर बहुत दूर से चल के आए मेरे दोस्त अफजल इमाम साहब, एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट, जो सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए बॉम्बे से यहां तक आए। अरशद साहब सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए, छोटे से प्रोग्राम के लिए, छोटे भाई की इल्तिजा पर यहां तक आए। और मेरे एक तरह से कहें तो कोर्ट में सरपरस्त और इस समाज में सरपरस्त, मेरे हर दुख सुख में साथ देने वाले मेरे बड़े भाई फजल बेग साहब, मेरे साथी अनवर आलम साहब, लॉटन नाम साहब, के आनंद साहब, कुरील साहब, रऊफ साहब, फहीम साहब, और तमाम जो यहां मेरे दोस्त, मेरे साथी सब बैठे हैं, सबका मैं ऑल इंडिया दलित मुस्लिम मोर्चा की तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो विषय आज की स्थिति के हिसाब से तो बिल्कुल प्रासंगिक है। और जो लोग समाज का दर्द रखते हैं उनको ये मालूम है कि आज का असली विषय ही यही है। लेकिन मजबूरी है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, इस वक्त मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, इस वक्त जो भय और आतंक का माहौल है, उससे बहुत से लोग थोड़ा सा परेशान भी हुए कि साहब ये आपने क्या रख दिया, ये तो बड़ा विरोधी विचारधारा वाला आपका सेमिनार हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो लोग वक्त पर अपनी आवाज बुलंद नहीं करते हैं उनकी नस्लें खत्म हो जाती हैं और हमको अपनी नस्लों को बचा के रखना है। और हकीकत यही है कि दुनिया के अंदर अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, जितने लोगों ने हमेशा सच का साथ दिया है, हक का साथ दिया है, वो उस वक्त की हुकूमत के जरिए बर्बाद किए गए हैं, कत्ल किए गए। लेकिन हुकूमतों का नाम कोई नहीं जानता है। जिनका कत्ल हुआ, जो शहीद हुए, आज वो हमारे हीरो हैं। इमाम हुसैन को आप देख लें, इमाम हुसैन शहीद हुए थे लेकिन आज हमारे हीरो हैं। दार्शनिक में आ जाए, सुकरात को देख लें, जहर का प्याला पिया था। सुकरात का नाम दुनिया जब तक है जिंदा रहेगा, लेकिन उस राजा का नाम कोई नहीं बता सकता जिसने उसको जहर का प्याला पीने पे मजबूर किया था। तो ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी थी कि कम से कम जो आज हालात हैं, हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लड़ नहीं सकते, हम हिंसावादी नहीं है, हम अहिंसा के समर्थक हैं, हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, तो कम से कम ये जिम्मेदारी थी। बीडी नकवी साहब हमारे बीच आ गए हैं, बहुत बहुत खैर मकदम। आइए सर। बहुत बहुत खैर मकदम। नकवी साहब भी सरपरस्त हैं हमारे और हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों को और काफी वक्त भी आजकल सोशल वर्क में देते हैं। मैं बार बार बहुत तारीफ करता हूं इनकी और बहुत खुश होता हूं कम से कम कि इनकी वजह से आज लखनऊ में कुछ सोशल वर्क थोड़ा सा अपनी जगह से बढ़ गया है। शुक्रिया नकवी साहब।
तो मुझे लगा कि ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन आवाज तो उठा सकते हैं, अपनी बात तो कह सकते हैं। जो बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमको एक बहुत बड़ी पावर दी है। वो पावर है वाणी की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी। अगर हम इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब देंगे? वो हमसे पूछेंगी नहीं कि जब तुम्हारे पास इतना बेहतरीन संविधान था, उसके बाद तुम्हारा दमन किया गया, तो तुमने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा क्यों नहीं उठाया? तुमने वाणी की स्वतंत्रता का फायदा क्यों नहीं उठाया? शायद यही वो पीड़ा थी जिसकी वजह से हमने, अमान भाई ने और तमाम हमारे दोस्तों ने डिस्कस किया कि आज कैसे आवाज उठाई जाए, किस विषय पे उठाई जाए, क्या विषय प्रासंगिक है। तो लगा कि आज यही विषय सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। दोस्तों, आज जिस तरह से मनुवाद की बात चल रही है, आज जिस तरह से राष्ट्रवाद की बात चल रही है, विषय तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, मनुवाद और राष्ट्रवाद, मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन आज का जो विषय है इस पर मैं थोड़ा सा आपको रोशनी डालना जरूर चाहूंगा। 5000 साल 4000 साल पहले जो मनुवादी व्यवस्था आई थी और 4000 साल से जो व्यवस्था यहां विचार बाकायदा लागू थी, और अंग्रेजों के टाइम पे तो बाकायदा कानून में मनुवाद का इस्तेमाल होने लगा था। उसकी भी समझ आई क्यों होने लगा था। समझ क्यों आई कि इंग्लैंड की जो कंजर्वेटिव सरकार थी उसका जो 3 बार जिसका नेतृत्व किया वो कट्टर समाजवादी स्टैंडी ने एक वाक्य कहे थे। वाक्य थे 7 नवंबर 1929 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कि अंग्रेज, राजपूत, ब्राह्मण एक ही आल नस्ल के हैं। तो आज जो राष्ट्रवाद की बात चल रही है, एक्चुअल में वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो नस्लवाद है। वो गोवलकर का नस्लवाद है, वो सावरकर का नस्लवाद है। और ये वही ताकतें हैं जो कभी आजादी की दीवानों, जो आजादी की लड़ाई थी अंग्रेजी शासन में, तो आजादी के दीवानों के खिलाफ गवाहियां देकर उनको सूली पे चढ़ाने का काम करते थे। ये वही नस्लवादी है। ये वही नस्लवादी है कि जब तिरंगा फहराया गया, बाबा साहब का संविधान बना, तो ये तिरंगे का विरोध करते थे। बाबा साहब के संविधान में जो संघीय व्यवस्था थी उसका विरोध करते थे। बाबा साहब ने 1927 में इस विचारधारा के खिलाफ 3 बार मनुवाद को जलाकर इस विचारधारा को दबाने का काम किया था, कमजोर करने का काम किया था। और संविधान बनाने के बाद इसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम बाबा साहब ने किया था। लेकिन अफसोस कि आज इत्तेफाक से मुल्क की चाबी, सत्ता की चाबी जिस विचारधारा के पास है, वो विचारधारा उसी तरह से नस्लवादी और जातिवादी विचारधारा की समर्थक है। आज अफसोस यह हुआ कि हमने 70 साल तक, 60 साल तक जब ये महसूस किया कि हमने जिसको वोट दिया उसने हमारे मौलिक अधिकारों को जो संविधान में दिए गए थे पूरी तरह से नहीं दिए, उसमें कहीं ना कहीं से कटौती हुई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था। तो ये हमारे सामने आए, इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, केचुल बदल दिया है, चोला बदल गया है। तो सब झांसे में फंसे, बादाम जिम साहब की बिरादरी के लोग भी फंसे और हम भी फंसे, और हम लोग फंस के विश्वास कर बैठे। लेकिन उनकी तो नीति और नियत में कोई फर्क नहीं था ना। हमने उन पर विश्वास किया, उनको सत्ता मिली, सत्ता मिलते ही पहला चाबुक उन्होंने चलाया, प्राइवेटाइजेशन। हवाई अड्डा प्राइवेट, रेलवे प्लेटफॉर्म प्राइवेट, जेआईसी, एलआईसी प्राइवेट, सारी कंपनियों को बहुत दिमाग से, चालाकी से प्राइवेटाइजेशन के जरिए प्राइवेट कर दिया गया।
राष्ट्रवाद का नाम लेके। मसला राष्ट्रवाद का नहीं था, उसके पीछे कहीं ना कहीं नस्लवाद था और उसके पीछे कहीं ना कहीं मनुवादी प्रेरणा थी। इनका मकसद था किसी सूरत से आरक्षण को खत्म कर दो। आरक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से खत्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां भी वोट सिलेक्शन होता है, बैलेट सिलेक्शन होता है, तो उनको मालूम था कि जो तादाद है वो बड़ी तादाद हमारे खिलाफ है। अगर हम सीधे सीधे आरक्षण खत्म कर देंगे तो हम यहां सत्ता में नहीं रह पाएंगे, हुकूमत में नहीं रह पाएंगे। तो बड़ी चालाकी से प्राइवेटाइजेशन शुरू किया गया और बड़ी चालाकी से रिजर्वेशन को खत्म करने की जो साजिश थी उसकी बुनियाद रख दी गई। उसके बाद बहुत धीरे से जो संविधान में हमको मौके मिले थे, जो संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मिला था, जो संविधान में धर्म का अधिकार मिला था, धर्म की आजादी का अधिकार मिला था, जो संविधान में समानता का अधिकार मिला था, उसको दरकिनार करते हुए बहुत धीरे से धर्मांतरण का कानून लिया है। ये साहब जो धर्म की आजादी है आपकी वो खत्म कर दी गई। अब आप डीएम के ऊपर हैं, वो आपको परमिशन देगा तो आप अपना धर्म बदल सकते हैं। तो एक तो रिजर्वेशन, दूसरे धार्मिक आजादी, तीसरी सुनिए साहब अभिव्यक्ति की आजादी पे कैसे हमला हुआ। एक नेता ने बयान दिया इलेक्शन से पहले, निशाना कहीं और था, निशाना था माइनॉरिटी मुसलमान, और बयान दिया कि जो लोग बाहरी हैं, जो विदेशी हैं, उनको बंगाली खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। सीधे सीधे हमला हम पर था, हम समझते थे, और बड़ी चालाकी से कानून लेके आए, एनआरसी, सीएए, बना उन औरतों का जिन्होंने नेतृत्व किया, मेहनत की यहां से लेकर दिल्ली तक, अपोज हुआ। तो साहब जब सब कुछ हार गए, सारे हथकंडे अपना लिए, तो लेकर आए कि साहब ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी, मॉरल को तोड़ने का काम। उसके बाद जो स्टूडेंट यहां का बेरोजगार है, जो बेरोजगारी से परेशान है, जिसके पास बीए, एलएलबी, एमबीए, एमबीबीएस तमाम डिग्रियां लेने के बाद भी आज रोजगार नहीं है, कोई साधन नहीं है, उसने जब रोजगार की बात चलाई तो बहुत धीरे से कहा गया कि ये तो अर्बन नक्सलाइट है, मॉरल को डाउन किया गया। आज एक किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर। किसान इसलिए नहीं लड़ रहा है कि उसको कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, किसान इनको नहीं उनको बेचेगा, लेकिन किसान इसलिए लड़ रहा है कि आज जो गरीब आदमी दिन भर रिक्शा चला के, ठेला चला के 100 रुपए इकट्ठा करता है और बड़ी मेहनत से वो मुश्किल से शाम को 20 रुपए किलो आटा खरीद लेता है, 20 रुपए किलो मोटा चावल खरीद लेता है, थोड़ा सा तेल खरीद लेता है और शाम के अपने बच्चों को खाना खिला देता है। उस गरीब आदमी के मुंह से, उस समाज के अंतिम व्यक्ति के मुंह से निवाला न छीना जाए, इसलिए किसान वहां बैठा हुआ। इसको हमको समझना पड़ेगा। सब करके हार गए, किसान टस से मस नहीं, तो क्या लेके आए कि साहब ये तो खालिस्तानी, इसमें खालिस्तान का फर्क लग रहा है, मॉरल को डाउन किया गया। तो बड़ी चालाकी से जो नस्लवादी एजेंडा है, जो जातिवादी एजेंडा है, राष्ट्रवाद के नाम पे उसको लाया जा रहा है। और जब जब राष्ट्रवाद के नाम पे नस्लवाद को थोपा जाएगा, जातवाद के नाम पे देश को बांटा जाएगा, तो ये सोच लेना चाहिए कि मनुवादी व्यवस्था पनपने लगी है, उसको सींचने का काम शुरू हो गया। और आज जब हमको महसूस हुआ कि मनुवाद पूरी तरह से पनप रहा है, अगर इसको नहीं रोका जाएगा, इस विचारधारा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी, तो 100% हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है और हमारी जो शोषित जातियां हैं, पिछड़े हैं, दलित अल्पसंख्यक है, इस पे एक बड़ा खतरा आएगा। दोस्तों, ये मुल्क समता से चल सकता है, समानता से चल सकता है, एकता से चल सकता है,
लेकिन नस्लवाद पे नहीं चल सकता, जातिवाद पे नहीं चल सकता। दोस्तों, मैं आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। कुछ लोग ये सोचते हैं, खासतौर पे जो हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, उसमें मैंने खास तौर से देखा है कि पिछड़े समाज को कुछ थोड़ा सा सम्मान दिया, कुछ थोड़ी सी रियायतें मिली, कुछ थोड़ा सा रिजर्वेशन मिला, तो ये समाज कहीं ना कहीं, कुछ बिरादरियां तो हमने ऐसी देखी कि वो बिल्कुल असली हिंदुत्ववादी हो गया, असली ब्राह्मणवादी हो गया। लेकिन अभी जब कानपुर में हमला हुआ तब समझ में आया कि नंबर हमारा भी लगेगा। तो मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक मौलवी साहब के घर में एक बिल हुआ करता था कमरे में, उसमें एक चूहा रहता था। मौलवी साहब के यहाँ कबूतर भी पला था, मौलवी साहब के यहाँ बकरा भी पला था। तो साहब एक दिन चूहे ने देखा कि मौलवी साहब एक बड़ा सा कोई चीज जो है एक थैले में लेकर आए। चूहे भी रात में गए, देखा तो पता लगा कि वो चूहेदानी थी, उनको पकड़ने के लिए चूहेदान लाया गया। तो चूहा बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा तो भाई अब तो मेरे ऊपर खतरा है, मेरे वजूद पे खतरा है। उसने कबूतर से कहा, भाई कबूतर भाई कुछ मदद करो। तो कबूतर ने कहा तुम्हारा मामला है, तुम जानो, हमसे क्या मतलब। बकरे के पास गया, बकरे भाई कुछ मदद करो। बकरे ने कहा तुम्हारा मामला है, तुम जानो, हमसे क्या मतलब। तो इत्तेफाक से मौलवी साहब की बीवी को फारिज का अटैक आया। दूसरे दिन हकीम साहब ने कहा भाई कबूतर का खून लगाना पड़ेगा। कबूतर साहब ज़बा हो गए। उसके बाद बीवी ठीक हो गई। लोगों ने कहा मौलवी साहब दावत होना चाहिए, आपकी बीवी ठीक हो गई, चंगी हो गई। बकरे साहब का नंबर आया, दावत हो गई। तो इसी हिसाब से ये समझ लेना चाहिए कि नंबर सबका आएगा, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो। अगर एक नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तो नंबर सबका लगने वाला है, सोच लेना। दोस्तों, चूंकि वक्ता भी बहुत सारे हैं, बहुत लोगों को बोलना है, मैं चंद बातें और कहूंगा। उसके बाद चूंकि इतने अच्छे अच्छे वक्ता हैं हमारे सामने, इनको सुनना हमें बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि अब हमको तय करना पड़ेगा, और तय ये करना पड़ेगा कि यहां गांधी का रामराज चलेगा या गोडसे की विचारधारा चलेगी। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं कि जब तक मेरे जिस्म में खून है, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं नस्लवाद के आधार पर, जातवाद के आधार पर किसी भी तरह के हिंदुस्तान की कल्पना साकार नहीं होने दूंगा। दोस्तों, एक और बड़ी बात है, जब हम सावरकर साहब को पढ़ते हैं, गोलवरकर साहब को पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि जो इनका एजेंडा है और जो इनकी सोच है, वो हिटलर की सोच सेम है। हिटलर भी नस्लवादी और ये भी नस्लवादी। तो ये जो सावरकर की सोच, गोलवरकर की सोच, हिटलर की सोच को जो पानी देने का काम इस वक्त कुछ ताकतें कर रही हैं, उस ताकतों से हमें मिलकर लड़ना होगा। उसके लिए सबसे अच्छी जो चीज हमारे पास है, सबसे ताकतवर चीज है, वो है बाबा साहब का संविधान। हमारी मजबूरी यह है और दलित समाज की मजबूरी भी यह है कि हमने कभी भी संविधान को ठीक से नहीं पढ़ा, कभी भी उसका अनुसरण ठीक से नहीं किया। हमारे यहां लाइब्रेरी में तो सजा है, लेकिन कभी हमने उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की, उसकी ताकत को पहचानने की कोशिश नहीं की। एक्चुअल में इतनी अच्छी किताब है
वही किताब है जिसकी वजह से आज हम आजादी से सांस ले रहे हैं और हम और बादाम सिंह साहब एक साथ एक मंच पे बैठे हुए हैं। ये बाबा साहब के संविधान का कमाल है। दोस्तों, इस मुल्क में 5 या 6 तरह के धार्मिक लोग हैं। एक वो है जो दिन में 5 बार अल्लाह को याद करते हैं। एक वो है जो दिन में 2 बार सुबह घर निकले, भगवान जी नमस्ते, शाम को घर आए, भगवान जी नमस्ते। एक वो है जो दिन में 1 बार अल्लाह को याद करते हैं। एक वो है जो हफ्ते में 1 बार अल्लाह को याद करते हैं। और एक वो है जो महीने में अल्लाह को याद करते हैं। इन सबको एक साथ, इतनी धार्मिक व्यवस्थाओं को एक साथ एक धागे में पिरोकर रखने वाली किताब का नाम है भारतीय संविधान, जो बाबा साहब ने हमको दिया था। और ये बाबा साहब के संविधान का कमाल है कि आज हम सब यहां अभिव्यक्ति की आजादी के साथ बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। तो अगर वो मनुवाद को लाते हैं तो हमको बाबा साहब की किताब का प्रचार प्रसार, जो उसका दर्शन है एकता और समानता का, उसका बहुत मजबूती से करना पड़ेगा। और यही उसका जवाब है। इसी से हम लड़ सकते हैं। और बाबा साहब की किताब की हिफाजत वैसे ही करनी होगी, उसका सम्मान वैसे ही करना होगा जैसे हम अपनी धार्मिक पुस्तकों का करते हैं, अपने ग्रंथों का करते हैं। क्योंकि यही वो किताब है, यही वो ग्रंथ है जो इस समाज के अंदर हमें इज्जत से जीने का तरीका सिखाती है, हक देती है, राइट देती है। दोस्तों, अब चूंकि बात बहुत हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि मैं बाकी लोगों का वक्त लूं। बहुत से लोगों को सुनना है, बहुत से लोगों को समझना है। मैं इतना ही कहूंगा, खामोशी छोड़ो, अल्फाजों को जुम्बिश दो। खामोशी छोड़ो, अल्फाजों को जुम्बिश दो। अल्फाज भी कभी कभी कोहराम मचा देते हैं। खुदा हाफिज।